न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। हम पहुंच गए हैं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निवास पर। चूँकि छत्तीसगढ़ में जो 44% हिस्सा है वो वन का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ भी जलवायु परिवर्तन से ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित है। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन मंत्री से इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है। तो आज वन मंत्री केदार कश्यप के साथ हम पूरे दिन भर का सफ़र करेंगे और उनके साथ हम जो है जाएंगे बेमेतरा ज़िला। बेमेतरा ज़िला जो कि मेरा अपना गृह ज़िला भी है और बेमेतरा ज़िला जिसे भारत सरकार ने क्रिटिकल जोन में रखा है जल संकट के लिहाज से। ऐसे में बेमेतरा ज़िले में जो जल संकट की स्थिति बनी है उसे उबारने की दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है और आने वाले दिनों में केदार कश्यप, उनकी पूरी टीम और छत्तीसगढ़ में साई की सरकार कैसे काम करेगी, इसे भी करीब से जानेंगे। ठीक है, तो हमारे सफ़र की शुरुआत अब होने जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप जी साथ में हैं, हम लोगों ने उनके साथ नाश्ता भी कर लिया है और दिन भर का जो ये कार्यक्रम रहेगा जो कि पूरी तरह से पर्यावरण पर केंद्रित है, जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है, उसकी शुरुआत आज खुद जो है केदार कश्यप एक संदेश देना चाहते हैं। वो बहुत ज़रूरी भी है कि हमें पेड़ लगाना है, पेड़ों को बचाना है, तो उसकी शुरुआत खुद मंत्री जी अपने बंगले के बाहर वृक्षारोपण से करने जा रहे हैं। पहला संदेश यहाँ से मैं चाहता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या है जो पर्यावरण को लेकर के हम सभी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार हमको काम करने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार इस दृष्टि से हमको प्रेरित कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक वृक्ष माँ के नाम से पिछले वर्ष जो उसको प्रारंभ किया था और उसको आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी हमको लगातार अपने घरों पर और जिस भी हम क्षेत्र में काम करते हों, क्षेत्र में शासकीय हो या अशासकीय, वहाँ पर हमको वृक्षारोपण करके ये संदेश देना है। और एक पेड़ माँ के नाम, इस महाअभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में पहले हो चुकी है, लेकिन आज पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ वन मंत्री जी यहाँ पे भी रोपित करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग बेमेतरा की ओर चलेंगे। और चूंकि बेमेतरा जिला को बहुत क्रिटिकल जो है जोन में रखा गया इस बार जल संकट के लिहाज से, तो वहाँ पे जल स्रोतों का जो है विकास कैसे हो सके और लोगों में कैसे जागरूकता है, बारिश के पानी को कैसे हम सहेज सकते हैं और पर्यावरण को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसे संतुलित कर सकते हैं विकास के साथ, इन तमाम विषयों पर बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ का हमारा जो चूंकि वन प्रदेश है तकरीबन 44% मेरे ख्याल से 44.10, तो अभी क्या है, अभी मतलब हम कैसे इस जो है वन क्षेत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की क्या कार्य योजना है इस पर? देखिए, आज पूरा छत्तीसगढ़ यदि हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो देश में तीसरा बड़ा स्थान हमारा छत्तीसगढ़ का है और 44.10% हमारा ये पूरा क्षेत्र वन आच्छादित क्षेत्र है। और वन क्षेत्र को बचा करके रखना और उसको किस तरीके से हमको संरक्षित करना है, इस पर लगातार विभाग काम करता है और हमारे लोगों को वो सारी सुविधाएं, क्योंकि वनोपज पर हमारे जीवन भी आधारित है हमारे फॉरेस्ट एरिया में और 32% जो आबादी है हमारी लगभग, और उसके अलावा भी जो हमारे अदर जो वनवासी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं से सरकार की जो मंशा है कि उन क्षेत्रों को संरक्षित करके रखा जाए। अभी हमारी सरकार आने के बाद देश का तीसरा बड़ा हमारा जो तिमोर पिंगला जो टाइगर ऑफ इंडिया जो जिसको घोषित किया गया, ये इच्छा शक्ति भी आवश्यक है और हमारे माननीय
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बड़े क्योंकि वो भी फॉरेस्ट के एरिया से प्रतिनिधित्व करते हैं, जसपुर उनका क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं से उनकी जो मंशा है कि हमारा फॉरेस्ट का जो ये जो क्षेत्र है और पूरा छत्तीसगढ़ एक ऑक्सीजन जोन के रूप में स्थापित हो रहा है। और यदि हम पिछले 2 वर्षों की बात करें या फिर लगातार सरकार की जो प्रयास है उसके कारण से आज लगभग 687 वर्ग किलोमीटर वन आवरण क्षेत्र वनांतर क्षेत्र वो उसमें वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं से ये बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से और विभाग पूरी तरीके से इस कार्य में लगा है कि हमारे वनों का संरक्षण और नए वृक्षारोपण ये लगातार बढ़ सके। बिल्कुल। और एक चुनौती ये भी शायद मेरे को लगता है कि तमाम सरकारों के पास रहती है, न सिर्फ आपकी सरकार के पास बल्कि जहाँ भी सरकारें हैं, औद्योगिक विकास होते हैं, कारखाने खुलते हैं, कहीं पे खदानें हैं, ये सब सारी चीजें वो तो जंगल का ही हिस्सा है, वहाँ पे वो सारी चीजें हैं, खनिज संपदा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज के लिहाज से बहुत परिपूर्ण जो है राज्य है, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये संतुलन बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग जगहों से विवाद भी आते रहते हैं। हसदेव का एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के भीतर में रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठते रहा है। तमाम सरकारों ने उसे संतुलन बनाने की कोशिश की। आप लोग इस विषय को कैसे हैंडल कर रहे हैं और वो गांव वाले लोग भी समझें, विकास भी वहाँ पे हो और वो पर्यावरण का एक संतुलन भी दिखाई दे? बिल्कुल। देखिए, यदि हम उद्योगों की बात करें या फिर लोगों के लिए रोजगार की बात करें या हमारे जो संसाधन उसका सही तरीके से उपयोग, उसके दृष्टि से लगातार उस पर फोकस करके काम किया जा रहा है। आपने हसदेव का उदाहरण दिया, हमारे बस्तर क्षेत्र भी माइनिंग एरिया पूरा कहीं पर लोहा है, कहीं बॉक्साइट है, अनेक प्रकार के हमारे खनिज। अब यदि उसका खनिज का सही तरीके से उपयोग होगा तो निश्चित तौर पे हमारे लोग की आय भी बढ़ेगी और हमारा जीवन का एक बहुत मूल जो वो है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से यदि हम वहाँ से यदि उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हम ज़्यादा से उपयोग करें और उसके साथ साथ यदि हमारे वृक्ष कटते हैं तो उसके तुलना में हम उससे कितना अधिक हम वृक्षारोपण करके उन वृक्षों को बचाएं। वृक्षारोपण करना महत्वपूर्ण नहीं है, वृक्षों को बचाना महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से लगातार विभाग और हमारी सरकार काम कर रही है। और मैंने बताया कि आपको 687 वर्ग किलोमीटर अभी तात्कालिक रूप से सेंटर की इस बात चलते पुष्टि की है। कहीं ना कहीं से इन क्षेत्रों में लगातार अभी जन जागरण का विषय बन गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक वृक्ष माँ के नाम पर जो संदेश दिया, उस कार्यक्रम के साथ में जोड़ करके लोग भी चल रहे हैं। लोग, क्योंकि ये केवल सरकार के भरोसे से बहुत हो सकता है, इसमें जन समाज भी इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा और अपने घरों में भी फलदार वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, ताकि वो अपने वातावरण को शुद्ध करते हैं। जैसे एक चीज और आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैदान और जंगल के क्षेत्र में समुदाय विकास का जो मसला रहता है, समुदाय की जो जन भागीदारी रहती है, तो आप लोग बस्तर के इलाकों में कैसे देखते हैं? वहाँ जो पेड़ों से प्यार करने वाले लोग होंगे, जो चूंकि वहाँ पे तो वृक्षों को एक तरह से देवता के समान पूजते हैं, हालांकि वो सभी जगह पे होता है, लेकिन मुझे लगता है जंगल में जितना आदिवासी लोग इसको अपनाते हैं वैसा तो नहीं दिखता है। तो ये वैसा कुछ प्रेम, वैसा सहेजने की कोशिश मैदानी क्षेत्रों में हो, उस पर क्या काम हो रहा है? क्या कुछ बातचीत होती है, कुछ वर्कशॉप आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मैदान के लोगों की भी सहभागिता और जंगल के लोगों की सहभागिता आपस में एक परस्पर समन्वय दिखे? ऐसा कुछ देख रहे हैं या कुछ आगे की प्लानिंग है? देखिए, आगे की प्लानिंग तो है ही, हम लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं और हमारे फलदार वृक्ष हम ज्यादा से ज्यादा उन क्षेत्रों में लगाए। इसके लिए लगातार हम लोग ने तय किया है कि हमारा एक जिले में एक ऐसा बात तैयार करें, उसको दृष्टि से वो काम कर रहे हैं और लगातार उन क्षेत्रों में, क्योंकि हमारी जो प्राचीन परंपरा है और हमारा वही मैं जानना चाह रहा था कि जो हमारे
आदिवासियों में जो परंपरा है वृक्षों की पूजा की, किस तरीके से है, आप लोग कैसे सहजते हैं? एक एक वृक्षों को शायद कुछ कुछ नाम हम दे के देव के समान देव के समान ही उनको पूजा आराधना की जाती है। जंगल में हम लोग अलग अलग उसमें तीज त्योहार भी शायद इसी से शुरुआत भी होती है, ऐसा कुछ है। यात्रा भी हम लोग उसमें करते हैं। हाँ हमारे जो कई देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित करके उस जंगल के उसमें करने का एक संकल्प लेते हैं कि हमारा ये जंगल हमारा रहेगा, तब जाकर के हम उसको आगे आने वाले पीढ़ी को हम कुछ दे पाएंगे। और एक अच्छी परंपरा है। और हम आज एजुकेट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाए। और हमारे जो पूर्वजों ने जो हमको रास्ता दिखाया है उस पर चलते हुए हम भी इस बात का संकल्प लें कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो जंगल हैं, उनको कैसे अच्छे तरीके से रखें और कैसे हमारे आजीविका का साधन, एक बहुत बड़ा साधन हमारे जंगल है। और कहीं ना कहीं से उसको आज हमको संरक्षित करने का एक मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे बस्तर के बकावंड क्षेत्र में एक गांव जहाँ पर उन्होंने एक हमारे ट्राइबल व्यक्ति ने पूरे लगभग 300 एकड़ में उनको लगभग जंगल का निर्माण किया, उसको संरक्षित करने का मतलब कश्यप कश्यप क्या तो दशरथ कश्यप तो अकेले उन्होंने उस बात का संकल्प किया। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे कहते हैं जंगलों को बचाने के लिए इतना बड़ा वो किया है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जो आज भी हमारे परंपराओं को किस तरीके से। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में पता भी नहीं चल पाता और वो कोई मीडिया से और या फिर कोई सरकार से उनका तो कोई सोशल मीडिया हैंडल है नहीं जहाँ पे वो पोस्ट करे, पता चल रहा है मैं पेड़ लगा दिया, एक पेड़ लगाता हूँ तो फोटो सेल्फी करके डालता हूँ, वो तो नहीं डालते। वो कितने वर्षों से काम कर रहे हैं बिना कोई अपेक्षा के कि हमको इसको सुरक्षित करना है। तो ऐसे लोग हमारे रियल हीरो है। बिल्कुल, वो लोग जो करते हैं, काम करते हैं, उनको अनुसरण करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये सबसे अच्छी बात है। और ये होना भी चाहिए कि हम सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं रहे, हमारी अपनी खुद की भूमिका है, हमारी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी को अगर हमारे पूर्वजों ने तो वही देखा भी है। आज बड़े बड़े जो वृक्ष देखते हैं वो तो हमारे अपने पूर्वजों के लगाए हुए हैं। किसी ने पीपल लगाया, किसी ने नीम लगाया, किसी ने कुछ और पौधे लगाए, महुआ लगाए, तो वो बचे हुए हैं या विशाल दिखते हैं, वो पूर्वजों की देन है। पहले तो बगीचे लगाए जाते थे, आम के बगीचे होते थे, जाम के बगीचे होते थे। आज वो परंपरा खत्म होते जा रही। शायद वो बहुत अधिक जो है कमाई का हो या लाभ का जरिया हो, हम लोग जो है उसे खत्म करते जा रहे हैं। हम केवल कमर्शियल से लेकिन वो आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो सोचते थे। हमारे मंत्री जी गए थे बस्तर, तो उन्होंने कहा कि ये जो आम है इसको ये बेचते नहीं। तो मैंने स्वाभाविक तौर पे कहा, स्वाभाविक तौर पे बस्तर और जोरा क्षेत्र में तो हम तो खरीदते नहीं, तो बेचते नहीं। और हम लोग जो तोड़ के खाने वाले लोग, तो हम लोग के यहाँ पर ये परंपरा नहीं है कि हम कोई, अब जैसे मैं बीच में गया था तो जामुन उससे लेकर के आया है एक, उसको यहाँ पर जामुन आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको रहेगा, तो वहां पर आपको तोड़ के खाना पड़ेगा। ये अंतर है। यहाँ आपको खरीद के खाना पड़ेगा, वहां तो फ्री है, सब फ्री है। तो ये उन सब चीजों को हमको सहेज के रखने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। कट करना, थोड़ा आराम कर ले। तो हम लोग जो है बेमेतरा जिले में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पे वन मंत्री जी का कार्यक्रम है पर्यावरण को ही लेकर के। और देखिए हम लोग अभी शिवनाथ नदी का जो पुल है वो पार कर रहे हैं। और चूंकि बेमेतरा जिले पे बातचीत करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत सरकार ने इस वर्ष इसे क्रिटिकल जिलों में जो है शामिल किया है, जो कि जल संकट से प्रभावित है। और ये आप देखिए बाईं तरफ जो है शिवनाथ नदी है। ये चूँकि आगे एक एनिकेट बना हुआ है, उससे ये पानी यहाँ पे स्टोरेज है, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जो कि वहाँ पे पानी ही नहीं है। जैसे एक अमोरा घाट है बेमेतरा जिले का, जहाँ से बेमेतरा को पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है।
ये जो इस वर्ष जो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्रिटिकल जिला जो है घोषित किया गया जल संकट के लिहाज से, ये स्थिति क्यों बन रही है और इस पे कैसे आप लोग फिर सुधार कैसे करेंगे? देखिए, देश के लगभग 148 जो जिले हैं जिसको चिन्हांकित किया गया है कि जो जल की दृष्टि से जहाँ पर क्रिटिकल स्थिति में है, तो उसमें बेमेतरा जिला भी है। तो ऐसे इन क्षेत्रों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर जल संरचना का निर्माण करें, हमारे जितने भी हमारे इरिगेशन संबंधित हो, सरफेस वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग उपयोग कर सकें, ग्राउंड वाटर कम से कम करें, क्योंकि खेती वाला क्षेत्र है तो लोग ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कैसे हम इन सब चीज़ों को कोशिश करें कि जहाँ पर हम कुछ कम से कम पानी में हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। जी, तो बेमेतरा जैसे, चूँकि मेरा अपना गृह जिला है, मैं इसको बहुत करीब से देखता भी हूँ। खारे पानी की जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से है और उसको शिवनाथ से वहाँ से पाइपलाइन ला करके टंकी का निर्माण भी किया गया है कई जगहों पे, लेकिन फिर भी वो समस्या तो है विकराल। अब शिवनाथ में पानी ना रहे तो पानी की सप्लाई कैसे हो? अब ये ज़रूरी है कि वो संतुलन भी बनाए, जैसे कि अब बेमेतरा अभी तक पूरा खेती का इलाका था और यहाँ पे अब औद्योगिक विकास भी आ रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ यहाँ पे शुरू होने वाली है, कुछ हो गई है। ये संतुलन भी बनाना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे अहम है कि बारिश की जो पानी है उसका संरक्षण कैसे हो। शायद उस पर बातचीत भी आप लोगों की कुछ प्लानिंग भी हुई होगी कि हम जल स्रोत को जो है रिचार्ज भी करना है और बारिश के पानी को सहेजना भी है। नदी में पानी, जैसे बारिश का पानी बहुत चला जाता है फिर वो बह के निकल जाता है, उसको कैसे रोका जाए? देखिए, इसके लिए आज इसमें बेमेतरा में हमारी एक संगोष्ठी भी है और जिला के हमारे सारे सब महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उसमें जिला कलेक्टर से सभी उपस्थित रहेंगे और आने वाले भविष्य की दृष्टि से हमारी कार्य योजना हम तैयार करेंगे। किस तरीके से हमारे यहाँ पर जल का संरक्षण, वृक्षारोपण और जो जिस तरीके से हम दोहन करते हैं वो दोहन हम कम से कम करें, इसको लेकर के हमारा उद्देश्य होगा और उसकी दृष्टि से हमारी कार्य योजना बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये कोई शॉर्ट टाइम का वो नहीं है। हाँ, ये तो सतत प्रक्रिया है, आपको चलाते रहना होगा। जनमानस को जोड़ना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें सफलता प्राप्त होगी। ये केवल आज की समस्या नहीं है, आने वाले भविष्य में कई अन्य जिले भी बेमेतरा की स्थिति में ना है, इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एक आप लोगों की प्लानिंग ये भी है कि नदियों को भी जोड़ा जाए, जो कि वैसे भी भारत सरकार की कार्य योजना भी है जिस पर वो काम भी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आप लोग इस पर प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विजन था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए और सिंचाई बढ़ाया जाए, क्योंकि नदी के जो पानी है व्यर्थ निकल जाता है बरसात का पानी, तो उसको कैसे हम डाइवर्ट करके हम अपने यहाँ पर उसको डंप करके रखें और उसको सिंचाई में हम उपयोग कर सकें। इसके लिए लगातार हमारे पर हम काम कर रहे हैं और इस वर्ष हम लोगों ने तय किया है कि सिकासार कुड़ार का उसको हम पानी को कैसे हम दोनों को अभी जोड़ेंगे, जोड़ा जाए। डैम जो है सिकासार जलाशय और कुड़ार, हाँ, और उसके साथ अरिहंत का नदी का, इसको भी हमको करने की कार्यक्रम ऐसे लगभग 5 हमारे नदियों को आपस में जोड़ने का ऐसा हमारा योजना बनी हुई है, जिसमें हमारा इंद्रावती से महानदी का भी एक उसमें कार्यक्रम है। तो हमें उम्मीद है कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो व्यर्थ चला जाता है उसको हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और हमारी सिंचाई क्षमता, हमारे पेयजल और जो दैनिक उपयोग के लिए जो पानी आवश्यकता होती है उसका हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। ये एक चीज़ और थी कि चूँकि आप जल संसाधन मंत्री हैं तो उद्योगों को भी पानी देना है, खेती को भी पानी चाहिए, फिर अन्य दूसरे साधन है पेयजल और बाकी सारी चीज़ें, उसके लिए भी पानी चाहिए। एक संतुलन बनाना और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये संतुलन बिगड़ा भी है, क्योंकि जिस समय बारिश होनी चाहिए थी उस समय बारिश नहीं होती,
जिस समय जो है सर्दी पड़नी चाहिए पता चल रहा है उस समय बहुत तेज गर्मी है, गर्मी के समय बारिश हो रही, एक असंतुलन की स्थिति बनी है। तो इस असंतुलन को जो है संतुलन में परिवर्तित करने के लिए और सबके साथ एक समन्वय बनाने के लिए आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? मतलब जल संसाधन विभाग का अभी आगे की क्या कार्य योजना है जिससे आप लोग सिंचाई का रकबा भी बढ़ा सके, उद्योगों को भी पानी का संकट ना हो और पेयजल को लेकर भी कहीं किल्लत ना हो? नहीं, देखिए, उद्योगों को जो पानी देने का प्रावधान है वो तो उद्योग यदि चलाना है तो उसको भी देना पड़ेगा। हाँ। और उसके लिए जितना जो जल आवंटन है वो भी उसको निर्धारित करना पड़ेगा। उसका टैक्सेस जो भी लेना है वो राज्य सरकार के माध्यम से वो किया जाएगा। ग्राउंड वाटर को कैसे हम संरक्षित करके रखें, इस पर हमारी हाँ, कहीं कहीं मैं देखा हूँ नदियों के किनारे भी जो है 700-800 फीट नीचे पानी चला गया है। नीचे चला गया है। हाँ, तो उस पर भी अभी तक कोई ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था। उसको अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में एकरूपता रहेगी और कोई ऐसा ग्राउंड वाटर का तो उपयोग नहीं कर पाएगा। और मतलब आप लोगों की ये पूरी कोशिश है कि अगर कहीं पे तालाब है, कहीं नदी है, तो वो सूखे ना, वहाँ पानी का लेवल बना रहे। पानी का लेवल बना रहा है, ये हमारी कोशिश है। हाँ। और उसके साथ साथ जो हमारे जितने भी सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टि से मैंने पहले बताया कि इंटरलिंकिंग के माध्यम से हम अपने जो पानी जो पानी है जो वेस्ट जा रहा है उसको हम संरक्षित करके रखें। हाँ। तो ये इसके दृष्टि से काम अपन कर रहे हैं। और वैसे भी जन सहयोग से जल संवर्धन के दृष्टि से जल संचय में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में जो वाटर बॉडी है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन यहाँ तक हमको सीमित नहीं रहना है। आने वाले समय में और इसकी संख्या को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके दृष्टि से भी लगातार विभागें काम करती है। पंचायत विभाग हो, चाहे इरिगेशन हो, फॉरेस्ट विभाग हो, सारे विभाग इसमें मिलकर काम करते हैं। नदी किनारे वृक्षारोपण को लेकर भी बहुत फोकस के हैं क्या? बिल्कुल, नदी उसके तट को भी बांधा जा सके और नदी के कटाव को रोकने के दृष्टि से और नदी के किनारे किनारे भी हम वृक्षारोपण के दृष्टि से हमारी कार्य योजना में है। और उसके दृष्टि से क्षेत्रों में भी हम पेड़ लगाएंगे ताकि हम नदी का पानी को भी हम बचा कर रखें और वहाँ हरियाली भी हरियाली। अच्छा, अब बात करते हैं चूंकि इस वर्ष को जो है प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त जो है वर्ष के तौर पर भी मनाया जा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या विश्व के भीतर आज प्लास्टिक है। तो इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं और आप लोग इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का थीम यही है। देखिए, वन टाइम यूज वाले जो प्लास्टिक है उसको कैसे हम कम करें, कैसे हमारे अपने जीवन में चीजों को उपयोग करना बंद करें, इस पर हमारा फोकस हो। अभी पिछले दिनों 2 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहू जी के साथ में रायपुर में हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया और हरित क्रांति के दृष्टि से, जिसमें महिला स्वच्छता के समूह की जो बहनें थी वो हमारे जो पुराने कपड़े हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते वो लेकर के उनको झोला देकर के उसके माध्यम से, ताकि झोला लेकर के वो अपने सामान का क्रय करें। अन्यथा क्या होता है कि हम बाजार में जाते हैं, फिर वहाँ पर हमारे पास हम प्लास्टिक ले आते हैं, वन टाइप जो प्लास्टिक यूज वाले प्लास्टिक है उसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं से इन सब चीजों पर, लेकिन मुझे लगता है इसमें समाज को ज्यादा जागने की आवश्यकता है। सरकार बहुत बंदिशें लगाती है लेकिन मुझे लगता है उसका बहुत असर होता नहीं है। लेकिन सरकार की एक सीमा है और उतने ही वहाँ पर उनको रोक लगा सकती है। लेकिन उपयोग तो आप ही को करना है। उपयोग तो आम जनता को करना है। आम जनता में जब तक इस बात का भाव नहीं जगेगा कि हमारे लिए ये चीजें बहुत खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि वेस्ट वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को हमको चिंता करना पड़ेगा। इसको आपने भी देखा होगा, मैंने तो महसूस किया है, बहुत देखा भी मैंने। बिल्कुल, डिस्पोजल एक बड़ी समस्या है। वो पानी में उपयोग हो रहा है, फिर वो दारू पीने वाले लोग तो ऐसा उपयोग उसका कर रहे हैं, कहीं नदी किनारे, कहीं तालाब किनारे, कहीं खाली पड़ी जगह है। बहुत बड़ी समस्या है ये डिस्पोजल की। मैंने कहा ना कि वन टाइम यूज वाला जितने भी हमारे प्लास्टिक के जो जितने भी ऐसे पदार्थ हैं उसका कम से कम उपयोग हो और लोग
नहीं वो उसको पीने वालों को डिस्पोजल की जगह कुछ और उपयोग कराया जा सकता है कि जिससे उसको बचाया जा सके। देखिए सस्ता पड़ता है, सुलभ है, बहुत आसानी से वो लेते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। मैं इसी बात को हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें जो है हम एजुकेट होने के कारण से हम लोग अपनी आवश्यकताओं को अलग तरीके से हाँ। करते हैं, लेकिन वही आप ट्राइबल क्षेत्र में चले जाइए हाँ, तो ट्राइबल क्षेत्र में उनकी आवश्यकताएं कम है। पत्तों का इस्तेमाल पत्तों करेंगे का वो। इस्तेमाल करते हैं हाँ, और उससे मैं देखा वो ताड़ी पीते हैं या कुछ और दोनों में पीते हैं, दोनों में या पीते हैं। छिपड़ी बना के पिएंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं से ये हम एजुकेशन हाँ, के साथ में ये भी खराबी है कि हम शिक्षित तात्कालिक हाँ, वो चाहते हैं, शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन समझदार नहीं हो पाते। समझदार नहीं होते। तो कहीं ना कहीं से जो आज प्राकृतिक रूप से जो ज्ञान है ज्ञान है वो ज्ञान हमारी आदिवासियों के पास अक्षर है। ज्ञान से ज्यादा ज्यादा उनके बिल्कुल पास में। बिल्कुल है। और वो उनसे भी लोग शिक्षा पर्यावरण ले- हाँ बिल्कुल उनसे शिक्षा पर्यावरण को ही अगर शिक्षा लेना है तो हम बिल्कुल, उन्हीं से ले सकते उनसे हैं। तो बेमित्र ज़िले में जो है अब मंत्री जी के साथ हमारा सफ़र समाप्त हो रहा है। हमने पूरे दिन भर जो है ये जानने और समझने की कोशिश की कि जो सबसे ज़्यादा जल संकट से प्रभावित वाला ज़िला है उस ज़िले में हमने देखा कि शुरुआत हुई कि आप वृक्षारोपण करने गए, फिर बहुत सारे लोगों के साथ आपका सेशन हुआ, फिर जिला पंचायत में संगोष्ठी भी हुई, बहुत सारे सुझाव आए, प्रेजेंटेशन हुआ। अभी अब बेमित्रा को लेकर क्या रोड मैप रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि हमको तो अब वो क्रिटिकल जोन से बाहर भी आना है। बिल्कुल, इसमें जिला प्रशासन लगातार इसमें काम कर रहा है और ये जो काम है केवल वाटर रिसोर्स या फिर फॉरेस्ट या पर्यावरण विभाग के माध्यम से ही नहीं, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ये केवल सरकार का काम नहीं बल्कि आम जन का भी इसमें सहयोग हो, आम जन इसमें जुड़े, इसके दृष्टि से हमारा यहाँ के विभाग के अधिकारियों को समझाइश दिया गया है। इसमें चाहे स्कूल एजुकेशन विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे हमारा वाटर रिसोर्स हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, सारे विभाग मिल करके अपने अपने जहाँ प्रीमाइसेस है वहाँ पर वृक्षारोपण करें और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में भी वो माइक्रो फॉरेस्ट या मियावाकी फॉरेस्ट की दृष्टि से वो तैयारी भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके इस क्षेत्र को हम और संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन का दौर है। बारिश होने वाली है। हाँ, और मौसम आई है। मौसम आएगा। देखिए, सब सच्चे मन से यदि संकल्प करेंगे तो निश्चित तौर पे बारिश होगी और मैंने इस बात को कहा है कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि इसमें लगे और सरपंच जो अच्छा इस दृष्टि से काम करता है या हमारे कोई क्षेत्र ऐसा काम करता है, कोई ऐसा आगे बढ़ कर के पर्यावरण के दृष्टि से काम करता है तो उसको समर्थ भी किया जाए। कुछ बैराज एनीकैट को लेकर भी सुझाव आए कि उस पर अगर काम कुछ अच्छा हो जाए तो जो नदियाँ अभी सूख जाती है बारिश के बाद। अभी वर्तमान में जो सूख गई हैं उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसके दृष्टि से भी हमने कार्य योजना बनाने को कहा हुआ है और जहाँ जहाँ पर पानी हम कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, कैसे हम गहरीकरण के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने कार्य योजना बनाने को कहा हुआ है। बस्तरिया का संवाद बेमित्रिया के साथ यहीं पे समाप्त हो रहा है। अपने अंदाज में कुछ कहना है, कुछ गुनगुनाना है तो गुनगुना दीजिए। मैंने पहले कहा था कि जल है तो कल है और विशेष तौर पे फोकस रहेगा बेमेतरा पे और बेमेतरा को हम जल की दृष्टि से कैसे तैयार करें। मेरा गृह जिला। बिल्कुल बिल्कुल, आपका गृह जिला नहीं, हमारा प्रदेश का एक अच्छा और हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। बहुत बढ़िया, और हम चाहते भी ये सबर के आए और बेमित्रा क्रिटिकल जोन से बहुत जल्दी बाहर आए। बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।